चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से डिसाइडेड था, जनरल फार्माकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इससे 5 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 एससीक्यू आना है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी 5 से 6 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 एससीक्यू आना है। यूएचएस ने इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के साथ कंबाइन किया हुआ है। तो जब आप लोग भी रिवीजन करें तो ऑटोनॉमिक ड्रग्स करने के बाद, क्योंकि जब आप ये कर रहे होंगे उसी में आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई एम एमिंग इज़ दिस कि मैं आपको प्रॉफ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवा दूँ, हल्की फुल्की उनकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉफ क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चैप्टर नंबर 6, इस पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसकी 3 डिविजन्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में से नेक्स्ट पेज के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम भी होता है जिसकी नर्व्स ना तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रही होती हैं ना तो नॉरएपिनेफ्रिन, उसको कहते हैं नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम। फिर आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का डिफरेंस पता होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक का आउटफ्लो जो होता है दैट इज़ क्रेनियोसेक्रल 5, 7, 9 और 10, और सेक्रल में S1, S2 एंड S3 आर इन्वॉल्व। सिम्पैथेटिक के अंदर जो आपके पास आउटफ्लो होता है दैट इज़ थोरैकोलम्बर आउटफ्लो T1 से लेके L1 या L2 इन्वॉल्व होता है। फिर हमारे पास मेजर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद करना है वो आता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द एसिटाइलकोलिन। इसकी जो लिपिनकॉट है, लिपिनकॉट पे डायग्राम पेज नंबर 4.3 पे बहुत अच्छी बनी हुई है, अच्छी एक्सप्लेन भी हुई है, वहाँ से आप लोग याद कर लें। इसके अलावा यहाँ पे पेज नंबर 6.1 डायग्राम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट कर लें कि जो आपका हमारे पास कुछ नर्व्स होती हैं, ये हमारे पास CNS का पार्ट है, ठीक है, मेडुल्ला एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा सारा इफेक्टर एरिया है। यहाँ से नर्व्स निकलेंगी और इफेक्टर ऑर्गन्स पे एक्ट करेंगी। 2 तरह की होती हैं हमारे पास, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो चाहे सिम्पैथेटिक हो, एसिटाइलकोलिन 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 हर जगह एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वहाँ पे फ़र्क आता है। पैरासिम्पैथेटिक में वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होती है, लेकिन सिम्पैथेटिक के अंदर वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एट्सेट्रा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर सोमैटिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि स्केलेटल मसल को इनर्वेट करते हैं, वो सारे जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, NMJ के ऊपर एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू था, ये आपको बता दिया है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है, इसकी सिंथेसिस एंड स्टोरेज, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ ड्रग्स मॉडिफाई कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़। तो ये वाले जो ड्रग्स होते हैं आप लोगों ने इनके नाम अच्छे से याद करने हैं, हेमिकोलिनियम, वेज़ामिकोल एंड बोटुलिनियम। इन्होंने एसिटाइलकोलिन का लेवल जो होता है बॉडी में कम करना होता है, ठीक है। वेज़ामिकोल स्टोरेज नहीं होने देगा, हेमिकोलिनियम ट्रांसपोर्ट इनसाइड द वेजिकल नहीं होने देगा। ऑल ऑफ दीज ड्रग्स आर सक्सेसिवली गोइंग टू ब्लॉक द रिलीज़ ऑफ द एसिटाइलकोलिन। एज अ रिज़ल्ट ये जो होंगे एसिटाइलकोलिन के जितने फंक्शंस हैं दोज वॉन्ट बी प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक लेफ्ट में आया होता है, वहाँ पे ये डिग्रेड हो जाता है इनटू कोलिन एंड एसीटेट। दिस कोलिन कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। अब एसिटाइलकोलिन का आप लोगों ने बॉडी के अंदर लेवल अगर ज़्यादा करना है ड्यू टू एनी कंडीशंस जो कि हम फर्दर देखेंगे कौन सी हैं, तो आप एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर दे देते हैं। सिमिलरली इसके साथ वाली डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी जो रिलीज़ नहीं होने देते उन ड्रग्स के नाम मिटायरोसिन, रेज़रपिन एंड ग्वानिथिडीन। रेज़रपिन स्टोरेज नहीं होने देगी, मिटायरोसिन डोपा बनने नहीं देगी, और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ नहीं होने देगा। नॉरएपिनेफ्रिन अब साइनेप्टिक लेफ्ट में आ गया, इसकी रीअपटेक कोकेन और TCAs वगैरह ब्लॉक करते हैं, और इसने मेटाबलाइज होना होता है बाय माओ एंड कॉम्प्ट। तो अगर माओ इनहिबिटर्स या कॉम्प्ट इनहिबिटर्स दे देंगे तो इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसमें इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स टू थर्मोरेगुलेटर स्वेट ग्लैंड्स। ये एक एक्सेप्शन है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स ही रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स के पास, पर रिलीज़ एसिटाइलकोलिन करते हैं। इसका मतलब है कि जब पैरासिम्पैथेटिक, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि माओ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपके पास अगर आप देंगे तो एसिटाइलकोलिन वगैरह का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, वही बात उसने की हुई है।
नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ देते हैं को ट्रांसमीटर्स। ये इम्पॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था ना नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम, अगर वो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ नहीं करते तो कौन से करते हैं, तो वो ये वाले करते हैं ATP, इनकैफेलिन्स, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स। ये बॉडी के अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर ANS रिसेप्टर्स, ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है। क्लासीफाई कोलिनोसेप्टर्स, गिव देयर लोकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये टेबल 6.1 एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, आप लोगों ने ये करना है। इसमें आपके रिसेप्टर्स बताए हुए हैं M1, M2, M3। M1, M3 जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं, GQ कपल्ड होते हैं, M2 इनहिबिटरी होता है, ठीक है। और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे होता है। NN जो होते हैं वो गैंग्लिया पे होते हैं, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हुआ है और फिर आगे इसका मेजर फंक्शंस बताए हुए हैं। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं। ऑटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हीट्रो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा और सच इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। इस डायग्राम के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है। स्फिंक्टर मसल के ऊपर मस्करेनिक रिसेप्टर है, डायलेटर के ऊपर अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं, सिलरी एपिथेलियम के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स हैं और सिलरी मसल्स पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं। सिलरी मसल्स जो होते हैं वो एकोमोडेशन करवा रहे होते हैं आई की, क्योंकि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऊपर हमारे पास आइरस के मसल्स होते हैं जिनको हम डायलेटर प्यूपिली या फिर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली भी कहते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि ये अपर्चर ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं। अब देखें जो पैरासिम्पथेटिक है वो आइरस के मसल्स को भी इनर्वेट करता है और सिलरी मसल्स को भी, लेकिन जो हमारा सिंपथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं अल्फ़ा, वो सिर्फ आइरस के जो मसल्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मिड्रिएसिस होती है, और जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली पे एक्ट होगा और मियोसिस होती है, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है। लेकिन अगर हम लोगों ने एक कंडीशन करवानी है जिसमें हम डायलिसिस करवाना चाहते हैं आई प्यूपिल की, और हमारे पास आता है कि MCQ आता है द ड्रग विच कॉजेज़ डायलेशन बट नॉट साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। वो कौन सा ड्रग होता है, तो वो हमारे पास सिंपथेटिक ड्रग्स होते हैं, क्योंकि सिंपथेटिक ड्रग की एक्टिवेशन से आपका सिर्फ ये वाला एरिया जो होता है वो ओपन होता है और सिलरी मसल अनइफेक्टेड रहता है। हैंस साइक्लोप्लेजिया नहीं होता, लॉस ऑफ एकोमोडेशन नहीं होती और आपका प्यूपल का अपर्चर बढ़ जाता है। ये भी MCQ है, या हम आगे डील करेंगे। इस चैप्टर में से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इनके MCQs देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 7 आ जाता है। चैप्टर 7 के अंदर क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए कि कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है। डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में मस्करेनिक और निकोटिनिक होते हैं। मस्करेनिक में हमारे पास कोलिन एस्टर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरीके से याद कर लेने हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दे हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलो। इसमें एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग होता है, अल्कोहल होता है। फिर कार्बामेट्स में हमारे पास नियोस्टिग्मीन, फिजियोस्टिग्मीन वगैरह वगैरह आ जाते हैं, वो हैं। और फिर इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। ये अब देखें, ये मैं आपको वाई एम आई नॉट शोइंग यू स्लाइड्स राइट नाउ, द रीज़न बीइंग कि आई वांट टू टेल यू कि आप लोग अपने नोट्स इसी तरीके से बना लें, एक जगह कंबाइन कर लें, आसानी होती है। क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है कि राइट अबाउट द रिवर्सिबल इनडायरेक्टिंग एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। तो इफ़ आई हैड मेड माई नोट्स लाइक दिस, मेरे लिए रिकॉल करना आसान होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्टिंग मैंने साथ लिखा भी हुआ है कि इनका काम होता है कि ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। फिर आप लोगों ने टेबल 7.1 बहुत अच्छे से करना है। इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉफ का क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के नाम आने चाहिए। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं क्या? इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक ड्रग्स, और इनका एक्शन कितना है? वेरी लॉन्ग एक्टिंग है। एग्जाम्पल में हमारे पास ये लिखे हुए हैं, एक थायोफेट, पैराथायोन, मेलाथायोन, सेरिन, ठीक है, मेट्रिलोनेट।
इसके बाद जो टेबल 7.2 है, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलिनोसेप्टर, ये प्रॉफ में एज सच क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट कोलिनोसेप्टर टाइप्स एंड देयर पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज़म्स। एट टाइम्स उनकी लोकेशन भी पूछ लेते हैं। तो M1 ये मैंने इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस लिखी हुई हैं। ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा जो क्लिनिकल यूजेस होते हैं इनके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफ में कई बार पूछा गया है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। तो हम सिंपली वील इन्यूमरेट दैम। ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, स्ट्रोजन सिंड्रोम में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये स्मोकिंग सेजेशन में वेरेंसिलिन का MCQ काफ़ी बार आता है, ठीक है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद स्केलेटल मसल पैरालिसिस रिक्वायर्ड होता है, सक्सिनाइल कोलिन ये डीपोलराइजिंग ब्लॉक करवाता है। वील सी इन द नेक्स्ट वीडियोस के वो कैसे करवाएगा, या मतलब आप लोगों को अभी पढ़ाते पढ़ाते आई विल टेल, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टेबल 7.3 है, दिस टेबल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसमें लिखे हुए हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कोलिनोमाइमेटिक ऑन मेजर ऑर्गन सिस्टम। ये देखें, आई हैव रिटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉफ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आई पे क्या इफ़ेक्ट है, आई के ऊपर ये समटाइम्स यूँ भी पूछ लेते हैं, ऑफ्थेल्मिक यूजेस ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स। तो हम कहेंगे मियोसिस, और ये अकोमोडेशन फॉर नियर विजन साइक्लोस्पैज्म करवा देते हैं। फिर इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफ में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका इफ़ेक्ट ऑन GIT ट्रैक्ट। तो मोटिलिटी को, ये स्मूथ मसल मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करते हैं, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज़ करते हैं, स्फिंक्टर्स की टोन डिक्रीज़ करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, एक्सेप्ट फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि पेट से आगे हमने खाना भेजना ही भेजना है ताकि वो प्रॉपर्ली डेफिकेट हो, ठीक है। सॉरी, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो ईसोफेगस में खाना जाने से रिफ्लक्स को रोकता है, ताकि हमारा प्रॉपर ईसोफेगस से ऑल द वे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू के फिर एनस के थ्रू डेफिकेट हो। ये एक चीज़ सॉरी थोड़ी सी हो गई है ख़राब। खैर, नेक्स्ट प्रॉफ क्वेश्चन मस्करेनिक टॉक्सिसिटी, कि अब आपने जी कोलिनोमाइमेटिक्स की एक्सेस दे दी है, उसका आप लोगों ने डम्बलेस याद कर लेना है। निमोनिक, इसमें डायरिया होगा, यूरिनेशन होगी, मियोसिस होगा, आपके पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। सांस नहीं ले पाएगा बंदा। इसके अलावा इंक्रीज्ड सिक्रीटरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ग्लैंड्स वगैरह की सेलिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है, सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इसी पैटर्न में याद कर लेना है। मशरूम पॉइजनिंग के ऊपर भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, वो आप लोगों ने याद करना है। मशरूम पॉइजनिंग के अंदर भी यही होता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है, एमिनीटा कॉज करवाता है, और ये हेपेटिक एंड रीनल निक्रोसिस करवा देता है। इसका एंटीडोट जो होता है दैट इज़ एट्रोपिन, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। निकोटिनिक टॉक्सिसिटी यही होगा कि यहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा अल्टीमेटली। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने 3 इनको कंडीशंस में क्लासिफाई किया हुआ था, ठीक है, एज वी रिमेंबर, ठीक है। वो थे हमारे पास एल्कोहल्स, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। एल्कोहल्स में हाइड्रोफोनियम था, कार्बामेट्स में सारे वो नियोस्टिगमीन, फिजियोस्टिगमीन एट्सेट्रा, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में एक थायोफेट वगैरह थे। अब हम उनके बारे में जी पढ़ने लगे, ठीक है। नियोस्टिगमीन प्रोटोटिपिक कार्बामेट, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। पैराथायोन एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, ठीक है। और एड्रोफोनियम जो है वो अल्कोहल है, नॉट एन एस्टर। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रॉफ का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आप लोगों ने बस ये याद रखना होता है कि एड्रोफोनियम जो अल्कोहल्स होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है, 5 से 15 मिनट का। कार्बामेट्स का अप टिल 2 से 8 घंटे तक होता है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स डेज़ टू वीक्स अपना एक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट इनका डू नॉट एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। फिर क्लिनिकल यूजेस पे क्वेश्चन आ जाता है प्रॉफ के अंदर कि राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। तो आप लोगों ने बता देना है कि जो नियोस्टिगमीन, फिजियोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन यानी कार्बामेट्स जो होते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं। रिवास्टिगमीन वगैरह जो होते हैं वो अल्जाइमर्स डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो मेडिसिन
लाइक मेलाथायोन जो कि एक स्केबिसाइड है, मेट्रोफोनेट एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, उसमें भी यूज़ होते हैं। और एड्रोफोनियम जो होता है वो माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस के डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट, इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ डू यू मैनेज द टॉक्सिसिटी। मैनेजमेंट में हमारे पास एंटीडोट जो होता है, फर्स्ट ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस वो एक एंटी मस्करेनिक होता है, वो एट्रोपिन होता है, आप वो दे सकते हैं। प्रेलिडॉक्साइन भी दे सकते हैं। ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज रीजनरेटर है। ये जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे इन्होंने हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करके रखा हुआ था ना, उसको क्रॉस करके रखा था। तो प्रेलिडॉक्साइन आते हैं, इसके साथ जो ऑर्गेनोफॉस्फेट लगा होता है वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम से इसको अलहदा कर देते हैं। ठीक है, जब वो अलहदा हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम ज़्यादा हो जाएगा और वो एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा और वो पॉइजनिंग इफेक्ट आना कम हो जाएंगे। प्रेलिडॉक्साइन का ये जो ऑक्साइन ग्रुप होता है, बेसिकली ये फॉस्फोरस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के साथ बाइंड करता है, उसे उस रिसेप्टर से हटा देता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज आज़ाद हो जाता है और वो अपना काम कर देता है। बट यू हैव टू डू दिस बिफोर द प्रोसेस ऑफ एजिंग। ठीक है, एजिंग का कॉन्सेप्ट बस यूँ बना लें कि एजिंग अगर हो जाएगी तो फिर इरिवर्सिबल ब्लॉकेज आ जाएगी और पॉइजनिंग जो होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, यूजेस आपको इनके आने चाहिए। ये भी प्रूफ कर, ये एग्रीकल्चर में एंटी हेलमिंथिक इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होते हैं। सम ऑफ़ दीज एजेंट्स लाइक मेलाथायोन। अब मेलाथायोन और पैराथायोन का डिफरेंस भी आता है। मेलाथायोन जो होता है वो रिलेटिवली सेफ़र होता है क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है टू एन इनएक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, और वो एक और आगे था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मेलाथायोन और एक और चीज़ का डिफरेंस पूछा हुआ था। खैर आई विल टेल इन अ वाइल आगे ही। साथ में ये MCQs आप देख लें कि नियोस्टिग्मीन बेथेनिकॉल है, इनमें डिफरेंट क्या होता है। मॉडरेट डोजेज़ में ये वेस्कुलर एंडोथेलियम पे इनका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को ये भी करा दूं, बट चलें करा देती हूँ। ठीक है, अब जिस तरीके से ये सेकंड MCQ है हमारे पास, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग हुई हुई है, हमें पता है जी पैराथायोन है। पैराथायोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पैराथायोन, ठीक है, हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? इफ़ ट्रीटेड अर्ली इट्स टॉक्सिसिटी मे बी पार्टली रिवर्स्ड बाय प्रेलिडॉक्साइन। ठीक है, ये इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटी नहीं करवाता। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या चीज़ डिस्टिंग्विश करती है कोलिनर्जिक क्राइसिस को माइस्थीनिया क्राइसिस से, दैट इज़ एड्रोफोनियम। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स में कॉज ऑफ डेथ क्या होती है? वो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि एक बंदा है, उसको एक डिज़ीज़ डायग्नोज हुई है, पायरिडोस्टिग्मीन एंड नियोस्टिग्मीन मे कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस पेशेंट। हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, कार्बामेट्स। तो ये अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो डायरिया कराएंगी, डम्पलेस के निमोनिक से याद रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट्स। वी ऑलरेडी नो कि ये मियोसिस कराता है इन ट्रीटमेंट ऑफ नैरो एंगल ग्लूकोमा। नैरो एंगल ग्लूकोमा के बेसिकली जो होता है मैनेजमेंट ही होती है और सर्जरी इज़ द प्रेफर्ड थिंग। वो फिर ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है जिसके लिए आप वेरियस ड्रग्स यूज़ करते हैं। स्मोकिंग सेसेशन के लिए वेरेंसिलिन होता है। ठीक है, और हमारे पास होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोसेस इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल। IP3 जो होता है ना वो कैल्शियम के थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस कराता है और डैग ने सिक्रीशंस करानी होती हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर हम लोग चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 के अंदर जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, अगेन इनकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखनी है, ऑल ऑफ दीज आर कम्पेटिटिव ब्लॉकर्स। अभी जब हम लोग उसको जनरल फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमने करने होते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट में कम्पेटिटिव ब्लॉकर्स और नॉन कम्पेटिटिव की एग्जांपल्स लिखनी होती हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक आसान चीज़ है कि ये पूरा चैप्टर, इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं दे आर ऑल कम्पेटिटिव ब्लॉकर्स। एंटी मस्करेनिक्स की थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मस्करेनिक्स लिखें, ये भी क्वेश्चन आता है कि यानी बेस्ड अपॉन देयर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स जो होते हैं वो यूजुअली नहीं आता,
प्रॉफ के अंदर आपसे किसी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक नहीं आती। इम्पॉर्टेंट ड्रग्स की कुछ याद कर लें, बट एज अ रिज़ल्ट प्रॉफ के लिए एज अ मेन क्वेश्चन कि आप पूरा दिन बैठ के इनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ वगैरह पे टाइम ज़ाया करें, तो वो मत करें। फिर एंटी निकोटिनिक्स जो होते हैं वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स भी होंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी होंगे। यही न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे पास स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर, दिस पार्ट, यू हैव कवर्ड द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पार्ट एज वेल। ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे आगे। CNS का पार्ट है। ठीक है, और कोलिनेस्ट्रीज रीजनरेटर्स, इसमें ऑक्साइम्स होते हैं, प्रेलिड ऑक्साइम विच आर गोइंग टू रिवर्ट दी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस हुई थी एसिटाइल कोलिन की, तो ये ब्लॉकर्स हैं, ये उसको वापस ले आएंगे। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटी मस्करेनिक ड्रग्स? CNS पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आई पे। CNS में हमारे पास जो होते हैं इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंटी मोशन, एंटी पार्किंसनिज़म, ये ड्रग्स के नाम इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। एंटी मोशन में हमारे पास स्कोपोलामीन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हायोसिन भी होती है। और एंटी पार्किंसनिज़म में हमारे पास अब ये होती है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में आप लिखें एंटी मोशन और आगे ड्रग्स के नाम लिखना शुरू कर दें, एंटी पार्किंसनिज़म, फिर आगे मतलब थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन के कौन से ड्रग्स एंटी मोशन यूज़ होंगे, कौन से जो होंगे वो ऑफ्थेल्मिक यूज़ में आएंगे। ठीक है, वो इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को ख़ुद मॉडिफाई करते हैं। एंटी पार्किंसन ड्रग के आप ये नाम आप लोगों ने याद करने हैं, कम से कम एक दो। बेंस्ट्रोपीन, बेपेरिडीन, ट्राईहेक्सीफिनिडाइल, वो होते हैं आई के अंदर ये सिक्रीशंस जो होती हैं वो कम कर देते हैं, वो हम कहते हैं सैंडी आइज़ हो जाती हैं, अल्सरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइक्लोप्लीजिया होता है, मिड्रिएसिस हो जाता है। इसमें हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस जो होते हैं वो एट्रोपिन, होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट्रोपिकामाइड होते हैं। GI जो होते हैं वो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशंस करवा देते हैं, स्पेशली कंस्ट्रिक्शन। इसमें जो इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम है, इक्लिडीनियम होते हैं, वो काफ़ी हमारे पास अच्छे यूज़ में आते हैं। बेसिकली ये प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्थमा और COPD के अंदर यूज़ हो सकते हैं। फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे आते हैं, हमने देखा था कि ये रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर वगैरह कॉज करते हैं। तो ये जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास ऑक्सीब्यूटाइन, टॉलटेरिडॉन, डोरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ये बेसिकली यूरिनरी अर्जेंसी में हेल्पफुल होते हैं। मतलब आप देखें ना कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर नॉर्मली ऐसा प्रोसेस होता है कि यूरिनेशन आसान होती है। अब ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बंदे को बहुत यूरिनेशन आ रही है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वी कैन गिव एंटी मस्करेनिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है स्केलेटल मसल्स पे इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है। टॉक्सिसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, टॉक्सिसिटीज़ का क्वेश्चन आना होता है पेपर के अंदर। टॉक्सिसिटीज़ में हाइपरथर्मिया करा देते हैं, और हाइपरथर्मिया इज़ अ वेरी डेंजरस इफ़ेक्ट स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है ना, बच्चे आपको बता नहीं सकते, अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कोई ड्रग ज़्यादा लग गया या कोई और अनफोर्सीन इंसिडेंट हो गया, किसी छोटे ने खा लिए, तो आपकी स्वेटिंग जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। मैंने बताया था ना कि स्वेट ग्लैंड्स ऑल्दो दे आर सिंपैथेटिकली इनोवेटेड, बट वहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो हाइपरथर्मिया होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्वेटिंग, सेलिवेशन, तमाम सिक्रीशंस डिक्रीज़ कर जाएंगी, ड्राई एज अ बोन हो जाएगा बंदा। ये आई हैव मेड स्लाइड्स एट द एंड, उसके अंदर व्हेन वील रिवाइज ऑल ऑफ दी स्टफ़, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, फिर ये टॉक्सिसिटीज़ हम लोगों ने याद करनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके पास एंटी मस्करेनिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। इन्फेंट्स में नहीं देने बिल्कुल भी, ग्लूकोमा में नहीं देने, एंड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में नहीं देने। BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ग्लूकोमा होता है कोलिनर्जिक्स, वो ऑलरेडी मिड्रिएसिस करवा रहे सॉरी ग्लूकोमा के अंदर एंटी मस्करेनिक्स जो होंगे वो मिड्रिएसिस करवाएंगे, साइक्लोप्लीजिया भी करवाएंगे, तो वो ग्लूकोमा को वर्सन कर सकता है। एंड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर आप देखें, मैंने पहले आपको बताया था यूरिनरी अर्जेंसी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, खैर ये 3 इंपॉर्टेंट इसके स्टफ़ हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसी तरीके से जिस तरीके से एंटी मस्करेनिक इफ़ेक्ट्स थे, ये एंटी निकोटिनिक इफ़ेक्ट्स हैं। ये वाला टेबल भी देख लेना है, इसके सारा कुछ मस्करेनिक रिसेप्टर से सिमिलर ही है। वेसल्स पे ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मार्क्ड
करवा देते हैं। फिर सिम्पैथोमाइमेटिक्स का चैप्टर आता है। सिम्पैथोमाइमेटिक के चैप्टर के अंदर अगेन क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ़ा एगोनिस्ट कौन से हैं, बीटा एगोनिस्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से हैं। यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉफ क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये टेबल है, इस टेबल की इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। वो ये है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हर जगह होते हैं एक्सेप्ट फॉर हार्ट, किडनी एंड एडिपोसाइट्स। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये। बीटा रिसेप्टर, हार्ट के ऊपर सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और बीटा 1 जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं। बीटा 3 एडिपोसाइट्स पे एक्ट करते हैं। डोपामीन 1 एगोनिस्ट जो होते हैं वो रीनल एंड स्प्लैंक्टनिक ब्लड वेसल्स। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। और जो डोपामीन D2 होते हैं वो ब्रेन में होते हैं, GI होते हैं, नर्व टर्मिनल्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोजेनस एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या है, समझ के पढ़ा करेंगे तो आसान होगा कि यानी ये हमारे पास रिसेप्टर्स ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस्ड हैं, पड़े हुए हैं। और ये एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, कैटेकोलामीन्स, these are already being produced by the nerve terminals or various other mechanisms inside our body. That is why the word endogenous has been used. इनको मेटाबलाइज करता है कॉम्ट और माओ, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है टायरामीन। टायरामीन और माओ इनहिबिटर्स कभी साथ नहीं देने, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगी क्योंकि टायरामीन ने भी एपिनेफ्रीन का लेवल ज़्यादा करना होता है और माओ इनहिबिटर्स का भी यही काम होता है। ऐसे ही फूड्स के भी नाम आ जाते हैं कि बताएं कौन सी फूड्स हैं जिनमें टायरामीन ज़्यादा होता है, वो भी पता होना चाहिए। इसको चीज़ क्राइसिस भी कहते हैं। अब जनरल बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स की। CNS पे इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। CNS पे जिस तरह एम्फेटामीन, कोकेन होता है, एनोरेक्सिक इफ़ेक्ट होता है, यूफोरिया, इंसोमिया करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एम्फेटामीन्स होते हैं वो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस और डिपेंडेंस हो जाती है अगर अकेले यूज़ हों और रिपीटेड डोजेज़ हों। ये पैराग्राफ जो है वो दैट इज़ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कि अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट जिस तरह क्लोनिडीन होते हैं वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं व्हेन एडमिनिस्ट्रेड IV और लोकली, बट जब इनका क्रॉनिक यूज़ करते हैं दे आर रेडिली टेकन अप इनटू द CNS और फिर रिड्यूस कर देते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, इंस्टेड ऑफ बढ़ाने के ये कम कर देते हैं, ठीक है। बाय एक्टिवेटिंग अल्फ़ा 2 एड्रीनोसेप्टर्स ऑन प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स। और अल्फ़ा 2 जो होते हैं वो ऑलरेडी इनहिबिटरी होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। इस वजह से ये जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, लेकिन नहीं होता है। इसके अलावा बहुत अच्छे ड्रग्स हैं वो यूज़ होते हैं। आई पे ऑफ्थेल्मिक इफ़ेक्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक बता देंगे कि जो होता है ये ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अल्फ़ा एगोनिस्ट ये करते क्या हैं, आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर उसको फैसिलिटेट करते हैं, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जो होता है इंट्राओकुलर प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है, यूवियो स्क्लेरल ड्रेनेज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ब्रोंकाई में ये क्या करेंगे, ब्रोंकोस्पैज़म को रिवर्स करते हैं। अब हम देखते हैं जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे इनका क्या एक्शन है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं ब्लैडर के ट्राइगोन और स्फिंक्टर एरिया पे, ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये मीडिएट करते हैं स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है ना। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं ना वो इसकी स्फिंक्टर टोन को इंक्रीज़ करते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं वो हमें पता है कि मसल्स वगैरह पे पड़े होते हैं, तो यूट्राइन रिलैक्सेशन कराते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, और ये प्री मैच्योर डिलीवरी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट याद रखिएगा कि ट्रेमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सिग्निफिकेंट टैकीकार्डिया भी करा सकते हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट टैकीकार्डिया करा सकते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट्स। और जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो मीडिएट करते हैं प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस को। इस वजह से प्रेफर्डली हम लोग अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं इस कंडीशन में। वैस्कुलर सिस्टम पे इसके इफ़ेक्ट्स देख लें। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट ने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराना है। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट होते हैं वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं।
लाइक क्लोनिडीन नेज़ल स्प्रेज वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। बीटा एगोनिस्ट पर्टिकुलरली बीटा 2 वाले जो होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एल्ब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटेनोलॉल एंड टर्ब्यूटलीन, ये जो होते हैं ये हमारे पास एस्थमा में यूज़ होते हैं। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होते हैं। वेज़ोडाइलेशन जो कॉज करते हैं, ब्रोंको स्पैज़म को रिवर्ट करते हैं। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आइसोप्रोट्रेनिलॉल जो होते हैं वो आर्टीरियल टोन पे एक्ट करते हैं। ये MCQ आता है, ठीक है। बीटा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं लिटिल इफ़ेक्ट होते हैं वेजल्स के ऊपर, कम इनका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कार्डिक स्टिमुलेंट्स काफ़ी हैं। डोपामीन जो होते हैं वो रीनल फेलियर और एसोसिएटेड शॉक, उसमें हम दे सकते हैं। हार्ट के ऊपर बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स ही होते हैं और ये हार्ट का वेलोसिटी, फोर्स सब कुछ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। नेट कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स हमारे पास ये होते हैं कि जो हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। हार्ट रेट वगैरह ये सारा, ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज़ होगा, लेकिन आप लोगों ने रिफ्लेक्सेस को भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ बॉडी के अंदर ज़्यादा कर रहे हो तो आपका रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म जो कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उसको अपोज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है। जिस तरह नॉरएपिनेफ्रीन जो होता है वो रिफ्लेक्स इंक्रीज़ इन वेगल आउटफ्लो करवा सकती है बिकॉज दे इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर, ठीक है, और उसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। प्योर अल्फ़ा एगोनिस्ट लाइक फिनाइलेफ्रीन वो हार्ट स्लो करता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द हार्ट रेट वाया द